नमस्कार। हिंदी विभाग मीरा कन्या महाविद्यालय सभी विद्यार्थियों का बीए द्वितीय वर्ष की सामान्य हिंदी कक्षा में स्वागत करता है। और पिछले वीडियो में हमने आपसे चर्चा की थी कि सामान्य हिंदी एक हमारा अनिवार्य प्रश्न पत्र है जो हिंदी साहित्य के अलावा होता है, और ये सभी बच्चों को ये प्रश्न पत्र देना अनिवार्य होता है, विषय चाहे उनके कोई भी हो, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी। तो कंपलसरी पेपर होने के कारण ये 100 नंबर का ही होता है। तो इसमें हमने जो है पिछली बार एक सामान्य पाठ्यक्रम की चर्चा की थी कि हमारे इस पेपर के अंदर कौन कौन सी पुस्तकें हैं और कौन कौन सी पुस्तकें हमें ख़रीदनी है। और मेरा ऐसा विश्वास है कि आप पुस्तकें अवश्य ख़रीदेंगे। 60-70 रुपये की मात्र एक पुस्तक आती है और हम इधर उधर फालतू चीज़ों में 200-500 रुपये वैसे ही खर्च कर देते हैं। तो विद्यार्थी को पुस्तक अवश्य खरीदनी चाहिए, और जब पुस्तक पड़ी रहती है तो मनुष्य ज़रूर पढ़ता है, ये मेरा मानना है टेबल पर। और वापस उसको बेचनी नहीं चाहिए, उसके रखे रहना चाहिए, क्योंकि कौन सी पुस्तक कब काम आ जाती है ये हमें अब पता चलता है। क्योंकि हम भी आपकी तरह ही थे, लेकिन कुछ पुस्तकें हमारे पास रह गई स्कूल और कॉलेज की, तो आज भी उन पुस्तकों जैसी पुस्तकें दोबारा मिलती नहीं है। 15-20-25 सालों में दुनिया बहुत बदल जाती है। बहरहाल, तो किताबें ख़रीदना हमारा एक शौक़ होना चाहिए। मोबाइल या और तमाम चीज़ों का जैसे शौक़ होता है हमको, वैसा ही थोड़ा सा पुस्तकों का भी हो। तो जो पहली पुस्तक है आपकी वह है गद्य वीथी, जो माया प्रकाशन जयपुर से छपी है, और ओम प्रकाश जी शर्मा जो हैं वो इसके संपादक हैं। संपादक किसे कहते हैं? यानी एक व्यक्ति जो किसी पुस्तक में खुद के हो सकते हैं या दूसरों के भी लिखे हुए, या खुद और दूसरे दोनों के लिखे हुए जो है किन्हीं कृतियों को वो एक जगह इकट्ठा करके और एक पुस्तक निकालता है, तो उसको एक संपादक कहते हैं। संपादक अखबार में भी होता है, संपादक न्यूज़ चैनल में भी होता है। तो संपादक के बहुत सारे जो है आयाम होते हैं। तो हमारे यहाँ पर ये है कि ओम प्रकाश जी ने 5-10 अलग अलग राइटर्स की अलग अलग रचनाओं को लिया और अपनी एक इस किताब में गद्य वीथी में संकलित कर दिया एक जगह, तो वो संपादक हो गए। इसमें उनकी रचना नहीं है, बाकी संपादक चाहे तो खुद की भी रचना एक रख सकता है, खुद का भी एक लेख रख सकता है, नहीं भी रखेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इस पुस्तक में आपको जैसे होती है ना, एक अपन जाते हैं नटराज थाली है, या जो उदयपुर में और भी थाली होती है जहाँ, तो उसी तरह की ये थाली जैसी पुस्तक है। इसमें सब चीज़ें हैं आपके। हिंदी गद्य की जितनी विविध विधाएं हो सकती है कविता को छोड़कर, वो तमाम इस पुस्तक में है। जैसे कि भोजनालय की जो डिलक्स थाली होती है ना, उसमें सब कुछ होता है, पापड़ भी, अचार भी, मिठाई भी, दही भी, छाछ भी, पराठा भी, और 2-3 सब्जी भी, दाल भी, चावल भी। वैसे ही इस पुस्तक में गद्य के तमाम जो है दाल, चावल, अचार और सब कुछ है। जैसे कि पहला अध्याय है हमारा, भीष्म को समान ही किया गया। ये क्या है? निबंध में भी ललित निबंध। वह निबंध ललित निबंध होता है जो हल्की फुल्की शैली में लेख की तर्ज पर नहीं, थोड़ा सा गंभीर होते हुए भी सरल, सरस और एकदम जो है व्यक्तिगत छोटे छोटे उदाहरणों द्वारा, छोटी छोटी बातों द्वारा लिखा जाता है, तो वो ललित निबंध होता है। तो इसको लिखा है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। मेरी बात ध्यान से सुनना, क्योंकि मैं इसी पर आपको जो है कल क्वेश्चन भी पूछूंगा लिखकर, और देखते हैं कौन बच्चा जल्दी लिखकर आंसर देता है। वैसे देते नहीं हैं बच्चे, जो है वो थोड़ा अभी जो है कॉलेज में आ गए ना भाई। अब कॉलेज में कॉलेज मतलब क्या एंजॉय, मतलब है ना, कॉलेज में क्या है नहीं, इसीलिए आप प्रश्नों के उत्तर नहीं देते हैं ना। स्कूलों तक अच्छी आदत रहती है, आगे जाके थोड़ा है ना। तो पहला है ललित निबंध, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, भीष्म को समान ही किया गया। भीष्म अपात्र जानते हैं महाभारत के, तो उनको आधार बनाकर इन्होंने जो है आज के युग में जो बातें हैं उन पर बात की है कि लोकहित और सत्य और किसका पक्ष लेना चाहिए, क्या होना चाहिए। तो भीष्म को समान ही किया गया पहला हमारा इस पुस्तक में पाठ है, अनिवार्य हिंदी में। दूसरा है रामधारी सिंह दिनकर, बड़े छायावादोत्तर के बहुत बड़े कवि थे। इनका एक संस्मरण है निराला जी।
यानी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला आप अच्छे से जानते हैं। छायावाद के 4 सबसे बड़े कवियों में महादेवी, पंत प्रसाद और निराला, इन चारों में सबसे बड़े 4 कवियों में से एक। उन पर रामधारी सिंह दिनकर ने संस्मरण उसे कहते हैं जो व्यक्ति किसी के साथ रहता है या उनके बारे में अपनी अनुभव बताता है कि वो कैसे थे, क्या थे उनका जीवन, कैसे उनका आदतें क्या वो थी, तो वो क्या कहलाता है? संस्मरण। तो हमारी थाली में पहला आइटम था निबंध, दूसरा क्या है? संस्मरण, निराला नामक कवि पर दिनकर का। तीसरा है महादेवी वर्मा रचित गोरा रेखाचित्र। ये गाय है गोरा। अब देखिए एकदम से अलग, बिल्कुल चीज़ अलग आ गई। ऊपर वाला निबंध महान कवि मनुष्य पर था और दूसरी एकदम अलग चीज़ आ गई, गोरा रेखाचित्र महादेवी वर्मा का। फिर अगला है मोहन राकेश का आखिरी चट्टान यात्रावर्त। मोहन राकेश नई कहानी आंदोलन के प्रमुख स्तंभ में से एक, 3 बड़े सबसे बड़े नई कहानी आंदोलन में जो कहानीकार थे उनमें से एक थे। तो उन्होंने जो कन्याकुमारी की जो यात्रा की, लास्ट हमारा जो इंडिया का ज़मीन है, जो भूमि जो लास्ट ख़त्म हो जाती है, वहीं की यात्रा पर उन्होंने ये यात्रावर्त लिखा है। यात्रावर्त यानी कहीं आप घूमने जाते हैं, यात्रा करते हैं, चाहे धार्मिक, राजनीतिक, कोई भी हो सकती है। आप लोग भी कोरोना से पहले घूमने जाते होंगे, कन्याकुमारी गए या वैष्णो देवी गए या गोवा गए या ताजमहल देखने गए, तो आप भी उस पर कुछ लिख सकते हो कि मेरी यात्रा ऐसी थी, यहाँ से शुरू हुई है। और उस यात्रा में जो खट्टे मीठे अच्छे अनुभव होते हैं उनको हम लेखनी में पिरोते हैं, तो वो यात्रावर्त कहलाता है। उसके बाद वाली रचना है पांडे बीचन शर्मा उग्र की अपनी खबर आत्मकथा। इन्होंने आत्मकथा लिखी थी। आत्मकथा यानी जब व्यक्ति अपने जीवन के बारे में तमाम वो बातें बताता है जो उसके अलावा कोई नहीं जान रहा होता है अधिकांशतः। वैसे तो सभी हम जानते ही हैं, घर में हमारे जो दूसरे लोग होते हैं, फिर भी कई ऐसी बातें होती है जो मनुष्य स्वयं अकेले में उसको पता होता है। तो उन तमाम, उसको दुनिया का अनुभव कैसा रहा, लोगों के बीच काम करके कैसा अनुभव, कौन कैसे थे, क्या थे, वो खुद कैसा था, उसके बारे में वो बात करता है, तो वो आत्मकथा कहलाती है। और जब कोई दूसरा व्यक्ति उसके जीवन के बारे में लिखता है तो वो जीवनी कहलाती है। ये बहुत बड़ा फ़र्क है, ध्यान रखना आप। ये आत्मकथा और जीवनी में बहुत जो है बड़ा फ़र्क यही है। आत्मकथा आप स्वयं लिखते हैं, आत्म यानी मैं, कथा मेरी कथा, वो आप स्वयं लिखते हैं। और जीवनी जो होती है वो कोई दूसरा लिखता है, उस किसी व्यक्ति के बारे में पूरा उसके जीवन को दिखाते हुए। तो यहाँ पांडे बीचन शर्मा की आत्मकथा का एक अंश है। फिर आगे है पाजेब कहानी जैनेन्द्र कुमार की। जैनेन्द्र कुमार हमारे प्रेमचंद दौर के और तुरंत उसके बाद के दौर के बहुत बड़े कहानीकार थे, जिनकी मनोवैज्ञानिक कहानियाँ और उपन्यासों ने हिंदी साहित्य में उस समय तहलका मचा दिया था। तो जैनेन्द्र कुमार एक अलग तरह के राइटर थे। उनकी ये कहानी जो मनोवैज्ञानिक कहानी है पाजेब। पाजेब आप जानते हैं, पहनने का एक आभूषण होता है और वो खो जाता है, और अब वो किसने लिया, किसने चुराया, इसी को लेकर बड़ी अद्भुत कहानी है। फिर हरिशंकर परसाई से तो आप सब परिचित हैं, क्योंकि उनके हास्य व्यंग्य ऐसे होते हैं कि जो हमें जीवन पर्यंत याद रहते हैं। मुझे आज भी पता है कि जब हम 10वीं में पढ़ते थे, आज से काफ़ी वर्षों पहले, तो हमें और कोई रचनाएं याद हो ना हो, 2 राइटर्स की हमें रचनाएं आज भी याद है। एक मुंशी प्रेमचंद की ईदगाह कहानी, नमक का दरोगा, बूढ़ी काकी, ये 2-3 कहानियाँ हमारे पाठ्यक्रम में थी अलग अलग वर्षों में, तो वो हमको अभी भी याद है, बड़े भाई साहब। और दूसरे हमारे राइटर ऐसे थे जिनको हमने हमेशा याद रखा, वो हरिशंकर परसाई, भोला राम का जीव, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, इनके ऐसे व्यंग्य हैं, ऐसा लिखा है अद्भुत इन्होंने आज़ाद भारत की विद्रूपताओं और विसंगतियों पर, कि वो एक माइल स्टोन की तरह हो गया है। तो इन्होंने एकलव्य ने गुरु को अंगूठा दिखाया, ये हास्य व्यंग्य की रचना लिखी है, जो ऊपर ऊपर से हंसाती है, लेकिन ये अंदर ही अंदर हमको सोचने को मजबूर करती है कि हम कैसे लोग थे, क्या था कि हमने एक बालक का अंगूठा सिर्फ इसलिए काट लिया कि कहीं वो दूसरों को नहीं हरा दे, जो उस समय जो है जीतने तमाम कोशिश जारी थी उनकी। और दुर्भाग्य से उनका अंगूठा जो है वो और किसी ने नहीं, जो उसने गुरु जिनको माना था उन्होंने ही
कटवाया था। और इस रचना में हरिशंकर जी बताते हैं कि आज का एकलव्य वैसा नहीं है जो अंगूठा उतार के दे देगा। वो सतयुग था, अलग युग था। आज तो शिष्य जो है गुरु को अंगूठा ही दिखाएगा। फिर अगली रचना है भगवती शरण सिंह की ज्वाला साल का बदमाश नर। एक शिकार कथा है। आप जानते हैं पुराने ज़माने में शिकार होता था जानवरों का, अब तो सब बहनें जेल होता जाती है। लेकिन पहले कुछ लोग शौकिया तौर पर शिकार करते थे और उन पर उन्होंने बहुत किताबें लिखी है। अंग्रेजी में तो अच्छा खासा साहित्य शिकार साहित्य पर है। तो उस पर एक शिकार के लेकर भगवती शरण सिंह जी ने ये अपनी रचना लिखी है जो शिकार के बारे में हमें बताती है कि कैसे शिकार और क्या चीज़ें होती है। उसकी अगली रचना सत्यकाम विद्यालंकार की है। अजय लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार पटेल को आप सब जानते हैं। और अभी एक जगह जो घूमने का बहुत बड़ा स्थान बना है और गुजरात में बहुत बड़ी एक मूर्ति बनी है दुनिया की। तो आप मुझे बताएंगे, लिख कर बताएं, चाहे जो है व्हाट्सएप में कैसे भी, वो जगह कौन सी है और उस जगह का क्या नाम रखा गया है। वह स्थान जहाँ वो मूर्ति बनी उस गांव का नाम क्या है। शहर का नाम हो गया होगा, अब तो शहर हो गया, थोड़ा बड़ा हो गया। और उस मूर्ति का नाम क्या है। तब हम जान पाएंगे। आप थोड़ा बहुत अखबार और सामान्य ज्ञान भी पढ़ते हैं क्या? जीके भी क्या आपकी कितनी मजबूत है। तो अजय लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल पर ये उनकी जीवनी का अंश है। सत्यकाम विद्यालंकार जीवनी मैंने अभी पहले ही चर्चा करके आपको बताया। अगला फीचर है ताही बोई तू फूल। अपन जानते ही अपने यहाँ अक्सर कहा जाता है जो तो ही काटा बोए ताही बोए तो फूल। जो तुम्हारे साथ बुरा करता है, जो कुछ भी ऐसा करता है, तो उसके साथ तो तुम अच्छा व्यवहार करो। ऐसा हमारे यहाँ जो हम जो है गलत के साथ गलत नहीं करते, बुरों के साथ अच्छा करो, तो अपना आप ही ऐसा हम मानते हैं, हमारा दर्शन मानता है। तो उसी पर इन्होंने भगवत शरण उपाध्याय ने फीचर लिखा है ताही बोए तो फूल, यानी तुम उनके लिए फूल बो। और अंतिम रचना इस पुस्तक की है मैं और मैं, प्रेरक लेख कन्यालाल मिश्र प्रभाकर का। यानी मैं और मैं, यानी मैं और मैं दुनिया की परवाह ना करूं, अपने काम करूं, अपना कर्म करूं, आगे बढ़ूं। अगर हम दूसरों को ही क्रिटिसाइज़ करने में या उनको देखने सुनने में लग जाएंगे तो जो है फिर आगे हम कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें अपनी उन्नति, अपनी प्रगति पर ध्यान देना चाहिए। अगर हम दूसरों को देखते रहेंगे और दूसरों के बारे में ये परवाह करते रहेंगे, वो क्या कर रहा है, वो क्या नहीं कर रहा है, वो अच्छा है बुरा है जो भी है, तो फिर हम आगे जीवन में नहीं बढ़ पाएंगे। तो इस तरह से ये 11 रचनाएं आपके हैं और इन 11 को आपको ध्यान रखना होगा। परीक्षा में कुछ भी प्रश्न पूछ ले, आपको सचेत रहना चाहिए। जब रचनाओं के नाम आपको पता होंगे, और इस वीडियो में मैंने एक एक रचना और रचनाकार का नाम आपको बता दिया है, 2-3 बार आप वीडियो सुन लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। तो आप वहाँ जाकर आराम से उत्तर दे सकते हैं। तो इस तरह से जो है ये हमारे सामान्य हिंदी की पहली पुस्तक है। इसकी मैंने एक रूपरेखा आपको बताई। और देखो आप कितने तरह की साहित्य की रचनाएं इनमें आ गई। ललित निबंध, संस्मरण, रेखाचित्र, आत्मकथा, कहानी, हास्य व्यंग, निबंध, जीवनी, फीचर, प्रेरक लेख, शिकार कथा, मतलब तमाम चीज़ें जो है। और जो वीडियो में मैंने शुरू में ही बताया था, जैसे एक थाली होती है वैसे ही हमारी ये पुस्तक है। और गद्य की तमाम जो विधाएं होती है अलग अलग, ये तमाम विधाएं इसमें आ गई। आत्मकथा, जीवनी, तमाम चीज़ें, तो उन सबको समेटते हुए जो है ये पुस्तक हमारे साथ हमको पढ़ने के लिए दी गई है। और हम इनसे पढ़कर बहुत कुछ जीवन में सीख सकते हैं। अब आप देखते हैं कितना सीखते हैं। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।